कक्षा क्या है, कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान सेट हमारा सन है 2025 सेट 1JC। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो जो बिंब है, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती है, 6 कंडीशनें होती हैं। 6 में जो 5 कंडीशन है उन पे आभासी और सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है, वास्तविक बनता है 5 कंडीशनों पर। 6वीं जो कंडीशन होती है उस पे क्या है, आभासी और सीधा बनता है। तो कहाँ पे रखा जाता है? ये मान लीजिए हमारे पास अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखते हैं, फोकस और ध्रुव के जब बीच में वस्तु को रखते हैं तो क्या है कि मान लीजिए एक प्रकाश की किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किया, जिसका अपवर्तन कहाँ से हो गया बेटा, इसको हम थोड़ा बाद में डिसाइड करते हैं। ये टकराने के बाद इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। टकराने के पश्चात इधर क्या हो गया, इसका परावर्तन। तो ये मान लीजिए इसका क्या है, फोकस पॉइंट। एक प्रकाश की किरण को हमने क्या किया, वक्रता केंद्र से डाला इस प्रकार से, जो कि सीधी उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, परावर्तित, क्योंकि लंबवत होने के कारण वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाएगी। अब ये प्रकाश की किरण इधर क्या है, फैलेंगे तो इधर प्रतिबिंब बनना संभव नहीं होगा। इनको क्या करेंगे, फिर हम पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाने पर कल्पना करेंगे कि ये प्रकाश की किरण आगे जाके कहीं काटेंगे जाके, तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इस बिंदु पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश क्या होगा, प्रतिबिंब। अब यहाँ पे प्रकाश की किरणें क्या हैं, आभास कर रही हैं, जा इधर रहे हैं, आभास कर रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, आभासी, आभासी होगा। और आभासी के साथ क्या आएगा बेटा, सीधा आता है। आभासी है और आभासी के साथ सीधा है। वस्तु को कहाँ रखा गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है बिंब की स्थिति, वस्तु कहाँ रखी जाएगी। तो वस्तु हमारी कहाँ रखी जाएगी, फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस, वस्तु को रखना है फोकस, फोकस और ध्रुव के बीच में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, मुख्य फोकस तथा वक्र, कौन सा, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ये नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर डी सही है। डी ऑप्शन क्या है, सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, किसी गोली दर्पण तथा किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस समझौता है, दर्पण तथा लेंस समझौता है, क्या है, जो फोकस दूरियां हैं वो कैसी है बेटा, माइनस की हैं। तो माइनस की फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस की। दर्पण जो है, दर्पण में फोकस दूरी अवतल की माइनस की होती है, अवतल दर्पण। और लेंस में जो फोकस दूरी होती है वह अवतल में फोकस दूरी माइनस की होती है, किसकी होती है बेटा, है
अच्छा, अवतल, एक मिनट बेटा, अवतल दर्पण, ठीक है बेटा। और लेंस में किसकी होती है? लेंस में अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है, ठीक है। अवतल, अवतल लेंस, तो दोनों क्या है? अवतल ही है। दर्पण भी अवतल है और लेंस भी क्या है? अवतल है। तो दोनों क्या है? अवतल। इसमें कौन सा ऑप्शन है? दोनों अवतल। तो ए नंबर इसका सही है। ए नंबर क्या है? सही। दोनों क्या है? दोनों अवतल है, ठीक है। दोनों क्या है? अवतल। तो ये आपका सही आंसर, ठीक है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो विकल्प में आपका दिया गया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो देखिएगा, हम उस लेंस का उपयोग करेंगे किसका? जिसका क्या है? प्रतिबिंब बड़ा बन रहा हो, ठीक है। बड़ा प्रतिबिंब हो, जिसकी क्षमता क्या हो? प्रतिबिंब कैसा हो? प्रतिबिंब बड़ा बने और जिसकी क्षमता क्या हो? क्षमता अधिक हो। क्षमता क्या हो? अधिक। उस लेंस को हम क्या करेंगे? पसंद करेंगे। उस लेंस को क्या करेंगे? पसंद करेंगे। जिसकी क्या हो? क्षमता अधिक हो और प्रतिबिंब कैसा बनाए? बड़ा बनाए। तो जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस हमेशा सदैव प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वस्तु से छोटा। तो हमको क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। अब बड़ा पाने के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी तो अब इसमें 2 उत्तल लेंस दिए गए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। तो देखिएगा, यदि हम 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी ले लेते हैं, कितना? यदि हम इसकी क्षमता निकालें तो क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होता फोकस दूरी के। फोकस दूरी यदि अधिक कर देंगे तो क्षमता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अधिक क्षमता तो वो देगा नहीं, अधिक क्षमता का होगा नहीं। तो फोकस दूरी कैसी होनी चाहिए बेटा? कम होनी चाहिए। कम फोकस दूरी होगी तभी उसकी क्षमता क्या आएगी? अधिक आएगी। तो कम फोकस दूरी, कैसा? कम फोकस दूरी हो तभी उसकी क्षमता क्या आएगी? अधिक आएगी। कम फोकस दूरी होगी तब उसकी क्षमता क्या होगी? अधिक आएगी। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही होगा? सी नंबर आप आंसर सही होगा। सी आंसर में क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ये आपका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है, लिख लीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है क्या है? तो देखिएगा, कार्निया है आपका, परितारिका है और क्या है? पुतली। तो इन पे इनका प्रतिबिंब नहीं बनता है, ना इस पे बनता है ना इस पे। किस पे बनता है बेटा? ऑप्शन नंबर आपका है डी, दृष्टि पटल पर। किस पे बनता है? दृष्टि पटल पर। ये क्या है? सही आंसर है। मानव नेत्र जो प्रतिबिंब बनाता है वो कहाँ बनाता है? दृष्टि पटल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया? 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, ठीक है। आगे कहता है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में ऊष्मा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है बेटा।
अब हमको क्या है, एक कोई चालक है, ये दो चालक मान लीजिए, दोनों चालक हैं जिनके क्या है, एक चालक है और एक चोर चालक, ठीक, जिनकी लंबाइयाँ समान है, मतलब ये एल लंबाई का है तो दूसरा कोई चालक है वो भी क्या है, एल लंबाई का है। इनका व्यास जो अनुप्रस्थ काट का व्यास है वो समान है, तो क्षेत्रफल भी क्या आएगा, समान होगा। अब इसका यदि हम प्रतिरोध देखें तो प्रतिरोध क्या होगा, आर बराबर हो जाएगा रो एल अपान ए हो जाएगा, इसका ये प्रतिरोध होगा, ठीक है। अब दो चालक हैं, यदि उनको श्रेणी क्रम में जो देखिएगा प्रतिरोध, जब हमारा L और A समान है तो ये तो नियतांक है, ये क्या रो नियतांक है, तो फिर प्रतिरोध भी क्या होंगे बेटा, उस चालक के समान होंगे, क्योंकि रो नियतांक L और A परिवर्तन किससे होगा, प्रतिरोध का L लंबाई और क्षेत्रफल से, लेकिन लंबाई और क्षेत्रफल दोनों चालकों के क्या है, समान है, तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, समान होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, उनको श्रेणी क्रम में, पहली कंडीशन दो चालक हैं उनको कैसे क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो देखिएगा मान लीजिए एक चालक पहला ये है जिसका, और दूसरा चालक ये है, ये दो चालक है, ठीक है, एक चालक ये मान लीजिए है और दूसरा ये है, इसका प्रतिरोध आर है तो इसका भी प्रतिरोध क्या होगा, आर, क्योंकि ये दोनों समान है तो प्रतिरोध भी क्या आएगा, समान। अब प्रतिरोध समान है तो ऐसे हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध जिसको हम R मान लेते हैं या R डैश मान लेते हैं, R डैश बराबर होगा, श्रेणी में जोड़ दिए जाते हैं, R1 प्लस R2 होता है, तो R प्लस R बराबर क्या हो जाएगा, R डैश बराबर 2R, इतना प्रतिरोध होगा, इतना क्या होगा, इतने ओम प्रतिरोध होगा। अब हमको क्या करना है, इसकी यदि हम निकाल लें ऊष्मा, हीट, तो हीट का फार्मूला क्या होता है बेटा, हीट होता है हमारे पास H, इसको हम H1 कह देते हैं, H1 बराबर क्या होगा, I स्क्वायर T अपान R होता है बेटा, I स्क्वायर T अपान R, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब इसके प्रतिरोध धारा ये समान है, ये हो गया इसका हीट, इसको हम कह देते हैं क्या, तुल्य प्रतिरोध इसका जो है विभवांतर, और ये क्या होगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये है हमारा आर डैश, इसको हम कह देते हैं आर डैश, इसका प्रतिरोध क्या है, आर डैश है पहले का, ठीक है बेटा। इसके बाद समांतर क्रम में जोड़ दें बेटा, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, देखिएगा समांतर क्रम में दो प्रतिरोधों को हम जोड़ रहे हैं, ये समांतर क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। इसका प्रतिरोध क्या है, R है, और इसका जो प्रतिरोध है वो भी क्या है, R है, ठीक है। अब इसका जब प्रतिरोध आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा इनको जोड़ोगे तो इसको हम मान लेते हैं 1/, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1/r बराबर R डबल डैश मान लेते हैं, 1/r बराबर R डबल डैश बराबर R प्लस 1/r, ये हो जाएगा। हर बराबर है तो अंशों को जोड़ लो, तो 1/r डबल डैश बराबर हो जाएगा 2/r हो जाएगा। अब देखिएगा इसको यदि पलट दें तो कितना आएगा बेटा, R डबल डैश आ जाएगा R/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया
आर डबल डैश। अब तुल्य इसका निकाले हीट, तो यहाँ पे ऊष्मा क्या हो जाएगी, H2 मान लीजिएगा, तो H2 क्या हो जाएगा, B²T/R डबल डैश। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण क्या है, 2 दे देते हैं नाम। अब हमको अनुपात निकालना, तो 1 में 2 का भाग दे दो, तो H1/H2 बराबर क्या आ जाएगा, B²T/R डैश। ठीक है बेटा, B/T ये लिख लेते हैं, B²T/R डैश और B²T/R डबल डैश। ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ, तो क्या आ जाएगा बेटा, B²T/R डबल डैश और ये आ जाएगा R डैश बराबर इंटू B²T। ये कट जाएगा। R डबल डैश का मान कितना आया है, तो R डबल डैश का मान आया है 2/R आया बेटा, 2/R आया है। और R डैश का मान कितना है बेटा, R डैश का मान आया है, R डैश का मान कितना है बेटा, R डैश का मान 2R आया है, तो ये कितना है, कहीं गलती कर रहे क्या बेटा, एक मिनट, इसको थोड़ा R डबल डैश का मान आया है R/2। R डबल डैश का मान कितना है बेटा, R/2 आया है। और R डैश का मान आया है, R डबल डैश का मान कितना है, R/2 है। और इसका मान कितना है, 2R है। तो R से R कट जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 1/4। तो ये आ गया अनुपात इसका H/H2। कितना अनुपात है बेटा, इसको यदि लिखें H1/H2 आएगा, H1/H2 कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 1/4। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर है, लिख लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जाती है, आपने देखा होगा, आपके जब आस-पास में डेकोरेशन, आपका घर पे कोई फंक्शन होता है, तो वहाँ पे किससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, जनरेटर से की जाती है। जनरेटर का जो हिंदी नाम है वो क्या है, जनित्र है। क्या हिंदी नाम है, साइंस नाम है, इसको हम कहें जनित्र है। इससे क्या किया जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो देखिएगा, दाएं हाथ के नियमानुसार मान लीजिए किसी चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है, ये कोई सिचुएशन है और इस प्रकार से धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इसको यदि हम पकड़ेंगे तो ये अंगूठा इस प्रकार से हमारा धारा की दिशा, उंगलियां मुड़ रही हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, चूँकि अंगूठा सबसे पावरफुल होता है, तो ये बल की दिशा को, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन मान लीजिए ये है हमारा कोई चालक, ठीक है, लंबे सीधे धारावाही चालक तार में हम धारा का प्रवाह करते हैं, तो ऐसे इसको पकड़ के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, दाएं हाथ के नियम। तो यहाँ पे जब धारा प्रवाह होती है, तो ये आई मान लीजिए इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र एक सर्कल के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, कैसा प्राप्त होगा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा वृत्ताकार।
चुंबकीय क्षेत्र जो होगा हमारा वृत्ताकार। जब किसी लंबे सीधे धारावाही चालक में धारा प्रवाह की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से हमारा बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, तो तार के लंबवत नहीं होती। ये तार है, इसके लंबवत होंगी क्या? तो नहीं होंगी। कैसी? लंबवत नहीं होती। मतलब ये ऑप्शन ए ऑप्शन जो हमारा दिया गया वो क्या है? गलत है। फिर कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, तो तार के समांतर भी नहीं होती हैं। ठीक है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं त्रिज्याएं त्रिज्यी होती हैं, तो त्रिज्याएं त्रिज्यी नहीं होती हैं। ये क्या होता है? त्रिज्याएं त्रिज्यी नहीं होती हैं। ठीक है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा फिर? चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है? सही। कहने का मतलब ये इस प्रकार से ऐसे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्री रेखा। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन जो डी नंबर का ऑप्शन है वो क्या है? सही है। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको।